हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने क्लास 12 के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग क्लास 12 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मैं इतना गारंटी देता हूं दोस्तों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जितने भी 8 से 10 सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वो आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर आप हमारा थ्योरी का पूरा क्लास कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्टिव क्या, हर एक सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का आपसे बनेगा। हाँ, बशर्ते आप लोग बढ़िया से उन सभी क्लास के नोट्स को अच्छे से बनाइए और हर एक पॉइंट को ध्यान में रखिए, ठीक है। और ध्यान में रख के उस वीडियोस के माध्यम से समझिए। मैं लास्ट में वीडियो का या फिर आई बटन पे आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना, विद्युत क्षेत्र का, हर एक चीज का क्लास आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की शानदार क्लास में दोस्तों हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि 24 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। एकदम सेम टू सेम डिट्टो सवाल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये पहला सवाल आप सभी के बीच में रखते हैं। देखिए, ये पहला सवाल है, आप सभी लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। कहता है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः 3q, है ना, प्लस q और बड़की q आवेश रखे जाते हैं। तो प्लस q पर अगर परिणामी बल 0 हो तब भैया q का मान क्या होगा। तब ध्यान रखेंगे दोस्तों, तब दोस्तों यहां पर q का मान क्या होगा, प्लस 3q, यानी एग्जैक्ट यही वाला आंसर आ जाएगा। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। लॉजिक दोस्तों आप लोगों को मैंने थ्योरी वाले सेक्शन में भी बताया कि किस तरीके से ये सब सवाल बनेंगे। फिलहाल हमारे पास बहुत सारे सवाल है तो इन सभी को करते हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरा सवाल आपके एग्जामिनेशन में कम से कम तो 10 बार से ज्यादा पूछा हुआ है। कहता है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर कभी कभी पूछता है कि 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है ना। तो आप लोगों को आपने क्वांटमीकरण सिद्धांत पढ़ा होगा, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, वहीं से ये निकल के आता है इसका आंसर 6.25 इंटू 10⁻18, है ना। अगर आपको दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में क्या रहेगा, तो कभी कभी ऑप्शन में इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते 0.625 इंटू 10⁻19, ठीक है, 19, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही एक पॉइंट बढ़ाने के लिए हमको 10 से भाग देना होगा और 10 से गुना करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा और ये वाला डेसिमल एक और चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। जब 0.625 होगा तो पावर में 19 होगा, जब डेसिमल किसी एक अंक के बाद होगा तब 18 होगा। ज्यादातर फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे एक अंक के बाद ही डेसिमल देखने को मिलेगा, ठीक है, ज्यादातर। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एग्जामिनेशन का मोस्ट पॉपुलर सवाल, बहुत इजी है। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है दोस्तों वह क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का भी सेम होता है ना। अगर मास की बात करेंगे तो मास आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का आप बता दीजिए। ऐसे लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आप लोग दोनों का मास मेरे को बताइएगा, कमेंट में आपके लिए रहा, ठीक है। एग्जामिनेशन है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता यानी रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होती है, यानी अपेक्षिक परावैद्युतांक का फार्मूला क्या होता है। आपको मैंने बताया था, है ना, माध्यम में, है ना, माध्यम में विद्युतशीलता बटा में निर्वात में विद्युतशीलता, यानी दोस्तों एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगला सवाल है,
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। कूलाम का नियम है दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज क्या कहा है, समानुपाती कहा है दोस्तों। यानी जो फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। और मैंने आपको बता रखा था इसी को अगर हम लोग करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा, डायरेक्टली बोलेंगे तब दोस्तों हम लोग पावर में -2 लगाएंगे, जब इनवर्सली बोलेंगे तब हम लोग केवल और केवल r² टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समानुपाती है यानी डायरेक्टली है, जब आप अंग्रेजी में क्वेश्चन देखिएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखा हुआ रहेगा, तब आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए r² होगा, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, नोट में मैंने लिखाया था ये बात, है ना, फैराड प्रति मीटर। इसको आप लोग टिक आउट कर सकते हैं, एफ मीटर इनवर्स। मुक्त आकाश की, है ना, वैद्युता यानी कि पर मीटिविटी होती है। यहाँ पर से मुक्त आकाश का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों 8.8, है ना, 5 × 10⁻, है ना, -12 FM इनवर्स, है ना, ध्यान है ना, लिखवाए थे ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, एक कूलम आवेश, है ना, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो वहां पे, है ना, बल का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, तो यहाँ से हमसे दोस्तों बल का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, है ना। ये सब चीजें तो जेन्युइन वाली बातें हैं, है ना। 9 × 10⁻9 न्यूटन कितना होता है दोस्तों, 9 × 10⁻9 न्यूटन। आगे मैंने बताया भी था के का ही वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर आधी कर दे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमने करवा रखा है, यानी कि दोस्तों दूरी को आधी कर रहे हैं, यानी 1/r² होता है। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आधा करेंगे तो ये दुगना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सॉरी, जब r² है ना, अगर हम रेडियस को केवल आधा करेंगे, इसको अगर आधा करेंगे तो नीचे में ये हो जाएगा, है ना। इसको जब आधा करेंगे तो इतना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर इसका हमारा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर करेंगे कि रेडियस को भी आधा करना, यानी दूरी को भी आधा करना है, और दोस्तों दोनों आवेश को दुगना करना है, तब वहां से वो 4 और ये 4, 4 को 16 गुना हो जाता है, जब दोनों को कंडीशन को लागू करते हैं तब। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व नहीं है। तो Q बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा ±Ne, जहां E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था, है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश हुआ करता था दोस्तों, क्या होता था, आवेश होता था। तो आप इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी अभी सीखे, अभी सवाल किए, 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता था। अब बताओ इसी का और n का वैल्यू क्या होता था, 1 2 3 या फिर 0 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से, ना ही फ्रैक्शन होता था, है ना, ना ही डेसिबल में, पूरा पूरा नंबर। तो यानी कि दोस्तों अगर इस कुछ देर के लिए इस पॉइंट को हटाया जाए, यानी ये 16, यानी कि 16 का पहाड़ा चलेगा। अगर जो 16 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी कि वो वैल्यू नहीं होगी। तो बताइए 16 दूना का 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64 भी आता है, 16 भी आता है, लेकिन 24 नहीं होता है। 16 के पहाड़ा में 24 दिखता है, नहीं दिखता है। तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है कि यह आवेश का अस्तित्व नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, परावैद्युतता का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युतता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, है ना। तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, वही दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की चर्चा की जा रही है। दो था, मैंने दोनों रूल लिखाया था जब हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे, ठीक है। जैसे यहीं से देखो ना, F बराबर क्या था, Q1 Q2 अपॉन r² होता था ना, और इनटू क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही है, इसी का ये तो कांस्टेंट है
है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ ये तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा तो इसका क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, न्यूटन होगा। और ये दूरी है तो ये क्या देगा, मीटर स्क्वायर देगा। और ये नीचे आएगा, है ना, कुलम कुलम यानी कि कुलम स्क्वायर देगा। और ये वैल्यू क्या है, 1/, हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो कुलम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देन यहाँ से क्या आ गया, कुलम स्क्वायर प्रति न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर। तो आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा, देख लीजिए, मिल गया ना। यहीं से ऐसे ही बन जाता है दोस्तों, यूनिट निकालना। चलिए अगला सवाल आप लोग मुझे बताएंगे। इस सवाल को देखिए, ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो तो और उनमें निमग्न, है ना, निमग्न होता है, निमग्न दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो वैद्युत को हटा देने पर, है ना, दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। तब इस सिचुएशन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा F/ε0। F/ε0 इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, किसी अचालक पदार्थ के गोले पर आवेश देने पर वितरित होता है। जब भी किसी अचालक पदार्थ पे हम लोग आवेश देते हैं तो क्या होता है, फैलने लगता है, नहीं। जब अचालक है तो अगर जहां पे देंगे वहीं पे होगा। अगर क्योंकि आवेश तो हम पूरा बिंदुए से देंगे, पॉइंटे से देंगे, तो वह पॉइंट पे होता है। इसमें से पॉइंट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, केवल भीतर होगा। भैया भीतर देवे नहीं कर रहे तो भीतर कहाँ से चल जाएगा, है ना। ऐसे भी चालक के अंदर अगर चालक भी रहेगा ना तो सरफेस पे ही आवेश होगा, अंदर नहीं होगा कभी भी। तो ये तो हो नहीं सकता है ना, ये हो नहीं सकता है। आप लोग बढ़िया से थ्योरी पढ़िएगा तो सारी चीजें समझ में आएगी। सतह के अलावा अंदर भी, सतह पर तो कभी होगा नहीं, ओ चालक में सतह पर नहीं होगा। जैसे ये चालक है, अगर हम यहाँ पे तार सटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तार सटाते हैं, ऐसे धर करके यहाँ पे अगर मैं तार सटाऊं, क्या मेरे को करंट मारेगा, नहीं सर। आप जहां सटाइएगा ना ओइजे पर ही करंट मारेगा, क्योंकि बिंदु चार्ज होता है वहां पे अचालक में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे अगला सवाल है, आर दूरी से विलग दो आवेशों की बीच की दूरी F, है ना, बीच की बल जो है वह F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना, आवेशों का मान दुगना, यानी दोस्तों अब हमारा क्या है, आवेशों का मान यहां पर से दुगना करना है, यानी 2 गुने 2 कितना हो गया, 4 गुना बल हो गया। बल यहां से 4 गुना हो गया। और फिर कह रहा है कि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, यानी यहां से क्या हो जाएगा, एक यहां से 4 गुना बल हो गया। तो टोटल कितना गुना हो गया, 16 गुना। तो देन यहां से 16 गुना बल हो जाएगा। ठीक है, दोनों काम करेंगे तो उनके बीच वैद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा। तो 16 गुना, 4 गुना 4 गुना 4 चको 16 गुना। ये सब मैंने बता रखा है कि कैसे 16 गुना हुआ, पूरा फॉर्मूलिक बेसिक से। आप क्लास को देखिए पहले पूरा, है ना, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरू से लेकर के अंतिम तक क्लास है और हर एक छोटा छोटा पॉइंट समझाया हुआ है। ठीक है, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है, यह एक केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है, यानी ये दोनों बल है दोस्तों। ये कैसा बल है, यह दोनों बल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करती है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जब आवेश स्थिर रहता है तो क्या उत्पन्न करेगा, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र। जब वह चलना स्टार्ट कर देता है तब दोनों उत्पन्न करता है, चुंबकीय भी और विद्युतीय भी। अभी लेकिन रुका हुआ है तो इसीलिए केवल और केवल विद्युतीय। अगला सवाल है कि दोस्तों एक विद्युत आवेश Q R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होगा। अब हम लोग एंट्री मार चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोगों को व्यंजक सिखाया था मैंने, आप लोगों को मैंने व्यंजक सिखाया था, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, है ना। क्या था दोस्तों, बिंदु आवेश यानी E का वैल्यू क्या होता है, KQ/R²। ये बिंदु आवेश के लिए था, है ना, बिंदु आवेश के लिए था। तो यहां से बताओ बिंदु आवेश के लिए कौन सा मैच कर रहा है। ये K का वैल्यू क्या होता था, याद होना चाहिए, 4πε0 होता था। देख लो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, है ना, के हो गया ये पूरा QR²। ठीक है, डन रहा। अगला है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है दोस्तों हमारे गॉस के प्रमेय से, है ना। गॉस का प्रमेय का डेफिनेशन भी यही कहता है।
चलिए अगला सवाल, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? चालक के अंदर सर आवेश 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0, है ना। जैसे हम लोग दोस्तों बांस उसमें बैठते हैं, तो बांस के छत्ता पे अगर, या 4 चक्का में बैठल है, अगर आपके 4 चक्का पे दोस्तों वायर गिर जाए वोल्टेज वाला, तो आपको कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप उस सतह के अंदर में है। तो जब भी सतह जिस पे करंट होगा उसके अंदर में है, बिना किसी सतह के संपर्क में, तो आपको कुछ नहीं होगा। आप चुपचाप बैठल रहिए जब तक कोई टीम आज आपको बचाने ना आ जाए, आपको कुछ नहीं होगा। 1% खरोच नहीं होगा, 1% बिजली नहीं आपको मारेगा, क्योंकि वहां पे आवेश का वैल्यू 0 होता है अंदर में। अगला सवाल है कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। सही बात है। जहां ε0 का मुक्त आकाश की परावैद्युता है, यह कथन को क्या कहते हैं? इस कथन को हम लोग क्या कहते हैं, है ना? ये जो लाइन लिखा हुआ है, इस कथन को हम लोग क्या कहते हैं? अभी किया, देखो ना, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व के एप्सिलॉन का 1/0 गुना होता है। तो जो एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? मुक्त आकाश की परावैद्युता है, तो उसे हम लोग कूलाम का प्रमेय कहते हैं। ठीक है, कूलाम का प्रमेय यहाँ पे कहते हैं। ध्यान रहेगा ना? ध्यान रखिएगा, इस सब स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेटमेंट आ जाए तो डायरेक्ट आप टिक करिएगा। देखो ये सब क्वेश्चन बारी बारी से अगर आप रिवाइज रखते हो, मैंने बहुत ज़्यादा रिवाइज किया था इन सभी क्वेश्चंस को, और एग्जामिनेशन में दिखने को मिला, हम टिक आउट करके निकल गए। 10 मिनट में 35 सवाल रंग आ गया था। हमारे समय में तो 35 ही 35 था, है ना। जब हमने एग्जाम दिया था तो 35 ऑप्शन थे, 35 क्वेश्चन थे और 35 को रंगना था। आपके समय में तो बहुत सारा ऑप्शन है ना। 50% रंगना है भाई, 100% ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 50% रंगना है, बाकी 50% का थ्योरी बनाना है ना। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर से व्यंजक क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता होगा लैम्डा अपॉन, है ना, 2πε0 इंटू आर, है ना। लैम्डा अपॉन, मैंने 2 को व्यंजक दिया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। अगर जब न्यूमेरिकल बनता है तो जो हमने दिया था वो, और बाकी एग्जामिनेशन इसी पे पूछते हैं बेलनाकार वाले में। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सतह के लंबवत होती है। ये क्या लिखा हुआ है? सतह लिखा हुआ, आप लोग सुधार लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? सतह के लंबवत होती है। तो अगला सवाल है, यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम, है ना, हो, तो सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। यानी दोस्तों ये हमारे पास Q है, Q का वैल्यू है एक्चुअली में कितना? 10 × 10⁻⁻6 कूलम, है ना। यानी एक्चुअली में कहा जाए तो ये है दोस्तों 10⁻⁻5 कूलम। अब देखिए, अब पूरा एरिया पे डिवाइड होगा ना, पूरा सरफेस पे होगा, 4πr², है ना, 4πr²। तो यहां से आप लोग कौन सा आंसर टिक आउट कर रहे हैं? जल्दी से मुझे बताइए। आप लोग मैच कर रहा है कौन सा? तो 36π इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36π इंटू 10⁴। अगला सवाल है, चालक पदार्थ से बने असीमित, है ना, असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, सिग्मा अपॉन, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए समरूप वाला कंडीशन, आपको जो दिया हुआ है उसको छोड़ दीजिए, बाकी आंसर कर दीजिए। एक्स दिया हुआ है, वाई जेड तल मार दीजिए। ठीक है, समविभीय तल पूछा जाए, समरूप अगर जिस डायरेक्शन में समरूप लिख दे उसको छोड़ करके जो बचा हुआ एक्सिस है 3D होता है, तो एक्स वाई जेड होता है। तो एक्स दिया हुआ है तो वाई जेड हम लोग रंग देंगे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है?
इनमें से कौन है भैया? न्यूटन पर कूलम्ब है ना। एक वोल्ट पर मीटर होता है, एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर होता है, वो भी ध्यान रखिएगा। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल यानी Fg तथा Fe, ठीक है, F ग्रेविटेशन और E हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, फोर्स। तो इन दोनों का रेशियो का अनुपात क्या होगा? तो इन दोनों का रेशियो का जो अनुपात होगा दोस्तों, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, 10 के पावर माइनस 42, 10 के पावर माइनस 42 यानी कि 42, 10 के पावर माइनस 42 याद रख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कि हाँ, कब? जब Fg ऊपर रहेगा और Fe रहेगा, तब आप लोग 10 के पावर माइनस 42 रखिएगा। जैसे ही डाटा पलटेगा ये फ्रैक्शन भी पलट जाएगा, यानी 10 के पावर 42 हो जाएगा। ये दोनों ही डाटा आप लोग को ध्यान रखना होगा, है ना, कि जी ऊपर है, ठीक है, तब के लिए कंडीशन में माइनस होगा। जैसे ही जी नीचे आएगा, ये जो प्लस वाला ऊपर में माइनस दिख रहा है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो दोस्तों स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी होता है, आप लोगों को पता भी होगा, है ना। बताइए विद्युत तीव्रता का मात्रक, अभी बताएं, कुछ देर पहले बताएं। ये जो दूसरा वाला है ना वही पूछा जा रहा है, ये जो दूसरा वाला है वही पूछा जा रहा है। आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे, ठीक है, हाँ जल्दी से बताइए। वोल्ट पर मीटर कहाँ है? वोल्ट पर मीटर ऑप्शन नंबर बी, और एक होता है न्यूटन पर कूलम। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस राशि का वोल्ट पर मीटर है? तो विद्युतीय क्षेत्र का, है ना, विद्युतीय क्षेत्र का यही सवाल है, कुछ सेम डिटो में पूछ दिया है। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल क्या होगा, है ना। उस पर परिणामी जो विद्युतीय बल होगा, विद्युतीय बल ना, हाँ विद्युतीय बल क्या होगा? जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए, किसी भी द्विध्रुव को अगर एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा तो उस पर लगने वाला बल 0 होगा दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? हमेशा शून्य रहेगा। तो बताइए अब E और V के बीच में, यानी विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन यहाँ से निकालते हैं, E बराबर, है ना, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? dV अपॉन dx होता है। तो देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगला होता है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होती है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा, शून्य होती है। अगला कहता है एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा 2r पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तब यहां से रिलेशन अपने को बताना है कि E1 और E2 का क्या रिलेशन बनेगा। कब दोस्तों? यहां पे एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए कि यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या है? E1 है। अगर उसी से, है ना, विद्युत द्विध्रुव के, है ना, विद्युत द्विध्रुव जो है ना, द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर अगर 2r, है ना, 2r दूरी पर जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E2 होगी, तो ये कौन सा रिलेशन यहाँ पे जचेगा? ये कौन सा रिलेशन यहाँ पे होगा दोस्तों? तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, E2 बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E1 अपॉन 16। अगला है कि एक आवेशित गोलीय चालक, है ना, के आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस डेंसिटी सिग्मा है। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक विद्युत क्षेत्र V और आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विभव क्रमशः होंगे। तो इस बात को नोट डाउन करिएगा और बढ़िया से सुनिएगा। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वह 4 गुना होगा और विभव 2 गुना होगा। यह 4 गुना हो जाएगा और वह 2 गुना होगा। कब के कंडीशन में दोस्तों? तो जब दोस्तों यहाँ पे कह रखा है कि हम लोग गोले के त्रिज्या को आधा करेंगे, तब
आपको पता है जैसे ही आधा करेंगे तो वो 4 गुना और ये आधा हो जाएगा, सॉरी ये दुगना हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर हो सकता है क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे दुगना पढ़ा है, तो इसको दुगना हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगी। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग पढ़िए और इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए, तो इस सवाल का आंसर उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा और मुझे बता भी दिया है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई और आधा हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी है ना किसी विद्युत द्विध्रुव है ना द्विध्रुव द्विध्रुव को है ना घुमाने पर, ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो W बराबर क्या होता है PE है ना, PE 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। आप लोगों को पता है ना वर्क बराबर फॉर्मूला। अब आता है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। आप लोगों को पढ़ाया गया है सर, है ना। आप लोग एक बार नोटिस करेंगे, इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। अब जो आएगा, अब हमारा संधारित्र वाला टॉपिक में आ चुके हैं, तो जितने भी स्टूडेंट संधारित्र को नहीं किए हैं तो एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा उस तरह के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। फैराड होता है, इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, ठीक है। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो वायु में गोलीय चालक की जो धारिता होती है वह समानुपाती होती है गोले के त्रिज्या के। अगला है कि जब समांतर पट्टिका संधारित्र है ना, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच है ना दूरी बढ़ाया जाता है, तो बताइए इसकी धारिता क्या हो जाएगी दोस्तों, घटेगी कि बढ़ेगी। घटती है, क्या होती है, घटती है। जब भी दूरी बढ़ाइएगा वायु में तो भैया धारिता घटेगा, है ना। भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारिता पर आवेश। क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि गलत टाइप किया हुआ है क्या। अच्छा कोई नहीं, सही है, टाइपिंग सही है। भिन्न धारिता वाला, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। ये जैसे कहना चाह रहा है ना दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए अलग अलग मान का कोई संधारित्र है, कैपेसिटर है, उसको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पे आवेश कैसा होता है। आपको पता है कि जब भी कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो भाई Q का वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी हमारा जो आवेश है सीरीज में कांस्टेंट होता है, सीरीज में क्या होता है, समान रहता है, ठीक है। लेकिन अगर वही पैरेलल में बात करें तो पैरेलल में आवेश बदलता रहता है, अलग अलग होता है। तो उसमें कौन कांस्टेंट होता है, तो उसमें V का वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी वोल्ट कांस्टेंट होता है। चलिए आगे आगे आगे, यहाँ पे कहता है समांतर पट्टिका है ना वायु संधारित्र, सही है ना, अच्छा ठीक है, हाँ क्या है, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। भैया 3-4 तरीके से मैंने बताया था कि संधारित्र बढ़ता है ना। आर्टिफिशियल तरीके से आप उसमें क्या कर दीजिए, परावैद्युत पदार्थ, यानी ऐसा वहां पे माहौल क्रिएट कर दीजिए ना कि भैया उसका है ना स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाए। या फिर आप उसके जो पट्टिका है, उसका चालक है, उसके चालक के साइज को बढ़ा दीजिए, है ना, तब। या फिर आप वहां पे किसी दूसरे चालक को रखना पड़ता है। अगला से दोस्तों, किसी यहाँ पे 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य सीरीज यानी CS है, और प्रत्येक का वैल्यू है ना C है, तो 1/C प्लस 1/C के गो है, 3 गो है तो 3 गो करेंगे। तो यहाँ पे 1/CS पर हमको CS का वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3C है ना, 3C हो जाएगा। तो CS बराबर इधर उल्टा तो इधर भी उल्टा, यानी C/3, C/3। ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। बोलिए डन रहा, बोलिए भैया डन है ना। तो अगला सवाल बनाइए, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, अभी हमने बताया
है ना, विभवांतर, है ना। लेकिन वही अगर सीरीज में रहता तो आवेश, सीरीज में रहता तो आवेश। अगला है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है कि धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 और C2 है, दोनों पर कुछ कुछ आवेश है, ठीक है। यदि यदि संपर्क बनाकर अलग अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 Q2 के बीच संबंध क्या होगा? तो दोनों ही आवेश और जो रेशियो है धारिता का, आवेश का रेशियो और धारिता का रेशियो क्या रहेगा? बराबर हो जाएगा। कब? जब संपर्क में रखने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल है कि समान धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, है ना, यहाँ पे दोस्तों 6 माइक्रोफैराड होती है, तो यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? सबसे पहला बात कि समान धारिता है। समान धारिता कहने का मतलब मान लेते हैं कि C है और वो कैसे कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। तो अभी अभी क्या वो है? 3 गो है। तो बताइए, अभी अभी हम लोगों ने अभी निकाला, अभी कुछ देर पहले निकाला कि जब 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता C है, यानी कि समान है, C है, कुछ भी है, समान है ना, प्रत्येक की धारिता C है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े तो उसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो CS बराबर C/3। तो यानी हम लोग जो तुल्य धारिता है, यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, यानी कि हमको C का वैल्यू निकालना है। देखिए CS बराबर क्या है? C/3, है ना। तो CS का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है 6 माइक्रोफैराड। तो C का वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कितना बताइएगा? 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड आ गया। अब इसको हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, है ना। क्या गो है? 3 गो है, तो 18 18 18 54 माइक्रोफैराड। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, 54 माइक्रोफैराड। अगला है दोस्तों कि 4 संधारित्र उपलब्ध हैं जिनकी प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए कितने संधारित्र को जोड़ना पड़ेगा? ठीक है, कितने संधारित्र लगेंगे, या फिर 8 का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि किस तरीके से हमको जोड़ना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग देखिए 2 माइक्रोफैराड का है, 4 गो है, अब उसको 8 बनाना है, तो किस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा? केवल सीरीज में बना देंगे तब हो जाएगा, या फिर समांतर क्रम में बनाना होगा, या फिर कुछ को श्रेणी क्रम में, या फिर कुछ को समांतर क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इस तरह के सवाल को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर हम लोग दोस्तों इसको क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं पहले, है ना। 4 गो है ना, तो 4 + 4, है ना, +4 + 4, ये समांतर क्रम में तो नहीं हो रहा है। 4 संधारित्र है, सॉरी दूदू को है ना, दूदू का है ना, तो इसको हम लोग देखिए पहले श्रेणी क्रम में तो नहीं होगा, श्रेणी क्रम में तो बहुत कम हो जाएगा ना। समांतर क्रम में देखते हैं तो CP क्या होता है? 2 2 2 2, यानी कि जो इसका वैल्यू हमको 8 के बराबर लाना है। 8 के बराबर कैसे भी लाना है, देखते हैं। 4 4 8 आ तो गया सर, यानी कि इसको हम लोग समांतर क्रम में लगा देंगे, केवल समांतर क्रम में लगा देंगे ना, तो काम चल जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हैं तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग समांतर करेंगे और मिनिमम के लिए हम लोग श्रेणी क्रम करेंगे, ठीक है। जबकि प्रतिरोध वाले में अलग हो जाता है, प्रतिरोध वाला में हम लोग श्रेणी क्रम में करते हैं। अगर प्रतिरोध का वैल्यू ज्यादा चाहिए तो किस तरीके का संयोजन करेंगे? श्रेणी क्रम में। लेकिन प्रतिरोध का वैल्यू अगर कम चाहिए तो पैरेलल में। लेकिन कैपेसिटर में यानी कि संधारित्र में उल्टा होता है, यहाँ पे अगर ज्यादा चाहिए तो पैरेलल में और कम चाहिए तो श्रेणी क्रम में, दोनों ही याद रखेंगे। अगला है कि समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर उसके बाद दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब दोनों अवस्था का तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? n गो संधारित्र है, समान है, तो पहले आप समांतर क्रम में बताइए। n गो है, यानी कि CP बराबर क्या होगा? C + C + C + डॉट 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 n गो है, तो यहां से क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब CS करेंगे तो CS के लिए क्या हो जाएगा? 1/CS बराबर, है ना, 1/C
प्लस 1/c प्लस 1/c डॉट 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 n तक जाएगा। यानी कि दोस्तों 1/cs का वैल्यू है ना, ये क्या होगा, डॉट 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 n तक जाएगा, यानी n/c होगा। लेकिन अभी हमको cs चाहिए, यहाँ से cs का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, c/n हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, है ना। अब इन दोनों का क्या, पहले किसका है, पहले पैरेलल है, तो यानी cp ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद cs है। अब इन दोनों का वैल्यू रखिए, nc अपॉन अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, c बटा में n। तो यहाँ से अगर आप और आगे बढ़ाएंगे तो c नीचे ही रहेगा, n ऊपर जाएगा। यहाँ से जो आ गया रेशियो, जो आ जा रहा है हमारा, वह आ रहा है n², यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा n² मिल के आ गया। डन है आप लोगों को। अगला सवाल, तब एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच, है ना, पट्टियों के बीच क्या है, भ्रमक की एक पतली प्लेट रख देने पर, है ना, संधारित्र की धारिता क्या होगी, है ना। किसका, अभ्रक का हम लोग पट्टी रख रहे हैं, अभ्रक का। भैया ऑलरेडी बात है, अभ्रक का रखेंगे तो वहां पे परावैद्युत पदार्थ डाल रहे हैं, परावैद्युत पदार्थ का मतलब होता है कि बढ़ना, तो बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आप सभी के लिए, 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी क्या होगा। सबसे पहले 1 माइक्रोफैराड का 2 गो है, यानी कि अब उसको कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2 माइक्रोफैराड का हो जाएगा ना। तो इसका और 0.5, इन दोनों का हम लोग दोस्तों, इन दोनों का हम लोग इसको पैरेलल कराएंगे, श्रेणी कराएंगे, है ना, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम। तो इन दोनों का श्रेणी क्रम क्या होगा, 1/2 प्लस, है ना, 0.5, और 0.5 को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे 1/2, तो ये 1/2 देगा, ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग फाइनल CS करेंगे तो ये उल्टा होगा, 2/5। अगर इसको हम लोग करेंगे तो 0.4 माइक्रोफैराड। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आएगा 1/CS आएगा ना मेरे भाई। तो इधर भी उल्टा करेंगे तो इधर भी तो उल्टा करेंगे ना। तो 53 नंबर सवाल को देखिए, कहता है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ CV², हाफ हो गया। यहाँ पर से 50 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रो को हम लोग पहले फैराड में केवल चेंज कर देंगे। और विभव है, विभव कहता है V का स्क्वायर करिएगा तो 10 का स्क्वायर करिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम काटेंगे कितना बार में, 25 बार में। ठीक है, और जब ये इसके साथ अटैच होगा तो 25 गुने 10 के पावर -4 ये जूल देगा। ठीक है, एक्चुअली में अगर ऑप्शन देखा जाए तो एक अंक के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 10 से भाग देंगे। तो भैया 10 से भाग देना फिजिक्स में रूल नहीं कहलाता है, 10 से गुना भी करना पड़ता है ना, 10 से भाग 10 से गुना, तब ना इक्वल हो जाएगा। मैथ का उल्लंघन नहीं कर सकते हम लोग। तो इधर कितना हो गया, 2.5 इंटू, और ये इसके साथ अटैच होगा तो -3 जूल। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का मैच करेगा दोस्तों। चलिए, तब अगला सवाल है, किसी पदार्थ का, है ना, पदार्थ का परावैद्युतांक होना चाहिए। ठीक है ना, परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है, तो 1 से अधिक होता है। ठीक है, परावैद्युतांक जो होता है दोस्तों, परावैद्युतांक, है ना, यानी कि परावैद्युत नियतांक। ठीक है, तो वह हमेशा 1 से अधिक होता है। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो कि उत्पन्न करती है कई लाख वोल्टेज, है ना, यानी कई लाख वोल्ट का विभवांतर या फिर वोल्टेज आप कह सकते हैं। ठीक है, 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो दोस्तों बड़े बूंद की धारिता। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक फॉर्मूला देता हूँ, बड़े बूंद वाला, कि भैया 64 गो या फिर 27 गो या फिर
कितना 8 हो 10 हो जितना भी हो, उस तरीके के फॉर्मेट में आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे n के पावर 1/3 लीजिएगा और सी नॉट दीजिएगा। जो छोटका होता है उसको हम लोग सी नॉट कहते हैं। छोटका 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 बूंद होता है उसका धारिता होगा, और जितने बूंदों की संख्या है उसका पावर 1/3 करें, यानी क्यूब रूट निकाल दीजिएगा। तो बताइए 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, है ना। और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो 64 का 4 चको 16 चको 64, यानी 4 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 64। 64 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 आएगा, इधर 5 होगा, यानी 5 को 20 माइक्रोफैराड यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे 27 को बूंद रहेगा तब तो 27 का 1/3, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि 1/3 आपका निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश होगा, है ना। उस पर आवेश क्या होगा, तो आवेश क्या कहता है सी भी, है ना। सी का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है। और 10 माइक्रोफैराड का मतलब हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 के पावर -5, है ना, फैराड, 5 वोल्ट। अब भैया अब आप लोगों को तो नजर आ ही रहा होगा कितना कूलम दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। अगला सवाल कहता है, यदि एक शीशे की छड़ को, है ना, हवा संधारित्र के 2 पट्टिका के बीच घुसाया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ती है। ठीक है, उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब अगला सवाल देखा जाए। अब अगला सवाल कहता है 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनके बीच चरम सीमाओं पर 1200 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है, यानी फाइनल, है ना। तो 2 वाला पे कितना विभवांतर होगा। सबसे पहले आप इसको सीरीज में कर दीजिए। जब हम लोग सीरीज निकालेंगे, है ना, जब हम लोग सीरीज निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 + 1/4, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा 3/4, यानी सी एस का वैल्यू 4/3 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि दोस्तों ऑल ओवर यहाँ पर बताइए Q का वैल्यू है कितना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा C भी, है ना। C का तो वैल्यू हमने निकाल रखा है, C का वैल्यू हमने निकाल रखा है ना, 4/3 माइक्रोफैराड, है ना। अब C भी निकाल दो। तो यहाँ पर से अगर आप करते हैं तो 1200 गुने 4/3, तो यहाँ से कितना होगा दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कितना होगा 400, है ना, 400 कूलम हो जाएगा। ठीक है, 400 कूलम ले लेते हैं, डन है। अब Q का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको 200 कितना है, हमको 2 माइक्रोफैराड पे संधारित्र एक्चुअली में होगा कितना, 1600 होगा। यहाँ पे चर्च को 1600, है ना, 1600 हो गया, 1600 हो गया ना। अब यहाँ पर से जो 2 माइक्रोफैराड है उस पर दोस्तों 2 माइक्रोफैराड पर V का वैल्यू क्या होगा, तो भैया क्या हो जाएगा Q अपॉन C। Q का वैल्यू लाए कितना 1600 लाए हैं, अपॉन में, है ना, ट्रू, है ना। सर यहाँ पे ये माइक्रो यहाँ पे कुलम कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा माइक्रो फैराड होगा। तो माइक्रो से माइक्रो तो खत्म है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि सर यहाँ पे माइक्रो चेंज नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 के पावर -6 कुलम, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा तो नीचे में वैल्यू जो है ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -6, Q का वैल्यू लिख दिए। और भैया C का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, यानी 2 गुने 10 के पावर -6 तो लिख सकते हैं ना। अब देखो -6 वाला -6 से कट गया, और ये कितना दे देगा 800 वोल्ट दे देगा, यानी कि 200 वाला पे 800 वोल्ट आ रहा है, 200 वाला पे 800 वोल्ट आ रहा है, तो 400 वाला पे घटा देना, वही आ जाएगा, है ना। अगला है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो भैया हाफ, है ना, ½ ε0 × E²। अगला सवाल है, ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है, तो इन दोनों मानों पर निर्भर करता है, यानी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पर भी, ऊष्मीय ऊर्जा पर भी। ठीक है, किस किस पर, तो इन दोनों पर। इन दोनों पर वैल्यू करेगा।
ठीक है, निर्भर। अगला सवाल आप लोग देखें और इस सवाल का आंसर बताएं। परावैद्युत सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य मतलब पावर यानी शक्ति का ईसाई मात्रक क्या होता है। सेम में कोई ऐसा कुछ है नहीं चेंजेस इसमें, है ना, वोल्ट पर मीटर ही होगा, वोल्ट पर मीटर होगा। अगला है शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है। देखिए ये सब चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। शुष्क वायु पर क्या होता है, तो शुष्क वायु पर ध्यान रखेंगे दोस्तों 3 × 10⁻, है ना, 6 वोल्ट पर मीटर होता है, क्योंकि परावैद्युत सामर्थ्य है तो यूनिट को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखिए ये सवाल है हमारे बीच में। हमारा सवाल कह रहा है कि ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा, यानी यहाँ पे विभवांतर क्या होगा। हमको ऑल ओवर वोल्ट दिए हुए, ऑल ओवर ये दिए हुए, तो सबसे पहले ऑल ओवर सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, पहले ये दोनों कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज में क्या होगा, देखो इसको C1 कह देते हैं, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/C + 1/3C, है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 4C3 1/C1 होगा ना, ठीक है। तो C1 का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे बताना, 3C/4। ये पहला ध्यान रखिएगा। अब ये जो है दोस्तों, अब ये जो है इसके साथ कैसा बना रहा है, यहाँ से ए को बन गया, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इसका नाम C2 दे देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो उसको C2 कहते हैं। यहाँ पर से C2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस, है ना, 3C, है ना। ये उस पूरे के वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, C1 कह रहे हैं, और इसको हम लोग 3C। तो C1 का वैल्यू कितना है, 3C/4, और ये 3C है, तो कितना हो जाएगा 15C/4, ये C2 का वैल्यू। अब ये क्या है दोस्तों, अब ये जो C2 है, अब ये इन दोनों कंबाइन हो गया, यानी इसको C2 कर दिए, कंबाइन होकर यहाँ पे आ गया, ये इसके साथ क्या बना रहा है, सीरीज बना रहा है। यानी कि अब जो C3 है वह क्या होगा, क्योंकि सीरीज है तो 1/C3 लिखेंगे, है ना, और ये 1/C2 होगा और प्लस 1/C होगा। अब 1/C2 का वैल्यू आप यहाँ से पलट देना, पलट करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये 4 ऊपरे हो जाएगा, 15C नीचे रहेगा, प्लस 1/C। ऐसा कर दो कि 15 से 15 गुना कर दो ना दोनों तरफ, तो बराबर हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा 15C, 15×4 19। ये क्या वैल्यू आया 1/C3 का, यानी कि 1/C3 आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ से बताना C3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15C/19, ठीक है। अब हमारे पास ऑल ओवर का यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम ऐसा काम करेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप तो क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कि भैया देखो यहां से तो चलो विभवांतर निकालना है ना, यहां से तो भैया विभवांतर कितना आया होगा, इस पॉइंट तक विभवांतर कितना आया होगा, 190 आया होगा, 190 आया होगा। अब यहां से ना विभवांतर आधा इधर गया होगा, आधा इधर गया होगा, तो एक्चुअली में इधर कितना विभवांतर आया और इधर कितना गया, यानी यहाँ पे इन तीनों का पॉइंट लेके चलेंगे। यानी अब जो होगा दोस्तों हमारा कौन सा है, इन तीनों पॉइंट का दर्शाने वाला है, तो यहाँ पे है इन तीनों का समतुल्य। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना। अब देखो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, Q का वैल्यू निकालते हैं, है ना। यहां से हम लोग Q का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Q क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा V × C, है ना, V × C। तो यहां पर से हमारा ये C है, ये हमारा C है और ये हमारा V है। तो V का वैल्यू है एक्चुअली में कितना 190 गुने 15 यहाँ पे भी तो खपत होगा ना, हाँ सॉरी यहाँ पे भी तो खपत होगा ना, तो ये वाला वैल्यू नहीं, अभी हम ऑल ओवर लेंगे यानी C3 पूरा लेंगे। तो यहाँ पर से जो होगा 15C/19, तो यहाँ से जो बचेगा, है ना, यहाँ पर भी तो खपत होगा ना, ये भी तो कुछ वोल्टेज उठाएगा। तो यहाँ तक आने में, यहाँ तक इसको आने में, यहाँ तक आने में इसको कितना बचेगा 150, ये 10 बार में कटेगा यानी 150। अब यहां से क्या होगा, आवेश डिवाइड होगा, यहां से आवेश क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब जो होगा वोल्टेज निकाल दो, बताओ यहां पे वोल्टेज कितना लग रहा है ना। हम लोगों ने Q का वैल्यू 150 निकाल दिया, तो वोल्टेज यहां पे कितना लग रहा है,
तो आप बताओगे Q अपॉन C 150/150 यहाँ पे देखो 15 गुने 4, यानी दोस्तों अगर कहा जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। इस पॉइंट पे कितना वोल्ट आ गया 40 वोल्ट आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया 40 वोल्ट इधर जाएगा। भैया अभी भी 2 गो है, अभी भी 2 गो है, तो सबसे पहले आप Q का वैल्यू निकालो। अब लास्ट स्टेप में हम लोग आ गए हैं, है ना। Q का वैल्यू निकालेंगे। Q यहाँ से कितना आएगा 40 गुने 2 गो वाला कहाँ है, यहाँ है ना 3C अपॉन 4, यहाँ से आ जाएगा 30C। अब यहाँ पर से फाइनल जो है हमारा ये फाइनल वाला है, V का वैल्यू चाहिए तो कितना आया था, कितना आया है कूलम, यहाँ पे 30C आया है, और बटा में CS का वैल्यू, C का वैल्यू कितना है, सिंगल C का वैल्यू कितना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला ये वाला है। तो यहाँ से 3C गुने 4, यहाँ से कैंसिल आउट, ये 10 यानी कि 40 वोल्ट हम लोग, सही है ना। यहां से हम लोग का कितना आ गया, सॉरी हम लोग को तो इस पे चाहिए ना, हमको तो इस पे चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे C का वैल्यू किसको रखेंगे 3C केवल रखेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है केवल C का यहाँ पे कितना वैल्यू है 3C है, तो C से C खत्म, 3 खत्म, 10 वोल्ट। कितना वोल्ट आया 10 वोल्ट। ठीक है, यहां पर में वोल्टेज कितना हो गया 40, इस वाले बॉक्स में 40 वोल्ट गया, तो आवेश कितना गया, तो आवेश दोनों जगह डिवाइड हुआ है ना, दोनों जगह आवेश गया, तो आवेश हमारा गया हुआ 30C कूलम गया। ठीक है, 30C कूलम गया आवेश इसके अंदर। अब आवेश 30C गया दोनों के ऊपर, तो इस पे कितना वोल्टेज हुआ, तो वोल्टेज के लिए V बराबर Q है ना, इस वाले में Q, क्योंकि दोनों जगह बटेगा तो Q, और C का वैल्यू यानी कि हमको इस वाले परसेंट पे चाहिए, तो इसका वैल्यू 3C है, 3C से डिवाइड किया 10 वोल्ट आ गया। आगे बढ़े, है ना, थोड़ा सा ये सब कैलकुलेटिव वाले सवाल हैं, अच्छे वाले सवाल हैं, एग्जामिनेशन में बहुत कम आते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका आएगा दोस्तों, इसको कंबाइंड करोगे, ये दोनों कंबाइंड होगा तो 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा कि नहीं होगा। सबसे पहली बात ये 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब यहां से क्या करो, आप इन दोनों का देखो ऐसे करना, 30 है ना, 30 के साथ क्या होगा, आप क्या करो 30 माइनस, सॉरी 30 प्लस, ठीक है, ये क्या देगा, इसको ऐसे करते 30 माइनस 20, ठीक है, 30 माइनस 20 कर देंगे, और यहां पर से क्या होगा ट्रू, ठीक है, हाँ यहां से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां से क्या हो जाएगा 2, ठीक है 2 हो जाएगा, देन यहां से आंसर हमारा 20 हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका अंतर निकाल सकते हैं और इन दोनों का अंतर में डायरेक्ट गुना कर दीजिए, आंसर इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन ये कोई लॉजिकली नहीं है, इसको प्रोसेस में बनाया जाता है। देखिए ये सब सवाल बहुत लंबे लेवल के हैं, तो लंबा में है तो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व नहीं होता है, ये सब न्यूमेरिकल बेस पे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। बाकी इसका जब हम लोग थ्योरी करते हैं तब इसके क्वेश्चंस को अच्छे से करवाते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सवाल को प्रैक्टिस करते हैं। मैंने ले लिया था इस तरह के सवाल, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में आए तो डायरेक्ट आप टिक कर सको। एक विमुक्त है ना, वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है जब इसे एक विद्युत सकेंद्रित गोले के घेर दिया जाए, तो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पे क्या होता है n इंटू n-1 होता है। ठीक है, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच है ना, धारिता डाल दिया, धारिता का मान बढ़ता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, एक विमुक्त चालक के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनुपात अचर रहेगा, कौन सा अनुपात जो है वह दोस्तों अचर रहता है, ये कहने को कह रहा है। तो आवेश बटा में विभवांतर यानी C, आवेश बटा में विभवांतर यानी कि C यानी कि संधारित्र की धारिता, धारिता कांस्टेंट होती है ना, बताया था ना, Q डायरेक्टली V होता है, तो Q के लिए कांस्टेंट वैल्यू लाया जाता है, इसको टेढ़ी C कहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। तो उम्मीद है, और ये आपका आंसर सीट आप लोगों के लिए डाला गया है। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।